नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सक्सेस मंत्रा। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2024 का फाइनल रिजल्ट मंगलवार को जारी हुआ। इसमें मध्य प्रदेश के 45 से ज्यादा तो छत्तीसगढ़ के 6 युवाओं का सिलेक्शन हुआ है। इस सिलेक्शन के पीछे सालों की मेहनत, अनुशासन, डगमगाते हुए मनोबल को साधने की शक्ति छिपी है। यूपीएससी क्रैक करने के लिए कोई रातों नहीं सोया तो कोई महीनों अपने घर वालों से नहीं मिला, किताबों से ऐसा नाता जोड़ा कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति करके ही माने। अब ये युवा देश के सुंदर भविष्य की एक नई इबारत लिखेंगे। आज हमारी इस खास पेशकश में हम ऐसे ही युवाओं से बात करेंगे जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में सफलता हासिल की है। तो हमारे साथ दो ऐसे युवा जुड़ेंगे जिनसे हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर कितनी मेहनत के बाद उन्होंने इस सफलता को हासिल किया है। तो मध्य प्रदेश के 45 से ज्यादा युवाओं ने यूपीएससी में सफलता हासिल की है, वहीं छत्तीसगढ़ के 6 युवाओं को इसमें कामयाबी मिली है। यूपीएससी एक वो परीक्षा जिसके लिए लोग दिन रात मेहनत करते हैं। सभी का सपना होता है कि वो आईएएस बने, देश के लिए सेवा करे, देश के उत्थान के लिए काम करे, समाज में कुछ नए परिवर्तन लाए। और ये तमाम सपने सजोकर दिन रात एक करके युवा तैयारी करते हैं। कुछ घर से बाहर निकलकर तैयारी करते हैं तो खुद कुछ सेल्फ स्टडी यानी कि खुद से ही मेहनत करके खुद घर पर रह करके पढ़ाई करते हैं। लेकिन सबका लक्ष्य बस एक ही होता है कि उन्हें यूपीएससी की परीक्षा में सफलता मिले और वे आईएएस बन जाएं। तो मध्य प्रदेश के 45 से ज्यादा युवाओं ने यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा में सफलता हासिल की है। यूपीएससी 2024 का फाइनल रिजल्ट जारी हुआ है जिसमें मध्य प्रदेश के युवाओं ने कमाल दिखाया है। 45 से ज्यादा युवाओं को इसमें सफलता मिली है मध्य प्रदेश के। वहीं छत्तीसगढ़ के भी 6 से ज्यादा युवाओं ने इसमें कामयाबी हासिल की है। तो ये वो युवा हैं जिन्होंने दिन रात एक करके मेहनत करके अपने लक्ष्य को साधा और लक्ष्य की प्राप्ति की। यानी कि जिस प्रकार से पूरा एक लक्ष्य की तैयारी की जाती है उसको लेकर तमाम तरह की कई बार परेशानियां भी आती हैं, कई बार जो मनोबल है वो भी डगमगाता है, लेकिन उसको दरकिनार करते हुए सिर्फ ध्यान केंद्रित किया तो अपने लक्ष्य पर। चलिए, यूपीएससी टॉपर क्षितिज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्षितिज, आपका बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज पर। और सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने ये इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है। आपका जिस प्रकार से ये पूरा जो करियर रहा है, यानी कि किस प्रकार से आपने मेहनत की है, कैसे आप इस मुकाम को हासिल करने में क्या क्या आपको कठिनाई गई हैं, आपसे आप जानना चाहेंगे। जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आप जानते हैं कि मुझे इस साल यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में 58th रैंक प्राप्त हुई है और ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। इसके पहले मैं 2 अटेम्प्ट और भी दे चुका हूँ एवं इसके पिछले अटेम्प्ट पे मुझे इंडियन रेवेन्यू सर्विस में सेवा करने का मौका प्राप्त हुआ है। जी क्षितिज, आप आईआरएस आपका क्लियर हो गया था। उससे पहले आप एक लॉ फर्म में भी काम कर रहे थे, लेकिन लॉ फर्म में काम करने के बाद कैसे मन में आया कि मुझे आईएएस निकालना है? कैसे फिर उसकी तैयारी की, कहाँ कहाँ परेशानियाँ गई, किन लोगों से आप मोटिवेट हुए, ये तमाम कैसे आपने इस लक्ष्य की प्राप्ति की? एक्चुअली 2019 में अपना ग्रेजुएशन करने के बाद तकरीबन 2.5 से 3 साल मैंने मुंबई में एक कॉर्पोरेट लॉ फर्म में नौकरी की। पर क्योंकि मैं कोविड के समय घर से वर्क फ्रॉम होम कर रहा था तो कुछ चीजें बदली। पहले तो मुझे एक मोटिवेशन मिला उन सभी सिविल सर्वेंट से, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स से जो कि कोविड के टाइम बहुत प्रोएक्टिवली अपना काम कर रहे थे, जनता की सेवा कर रहे थे। उसके साथ ही मैंने भी एक अंदर झांकने की कोशिश की और ये पाया कि नौकरी मेरे लिए सिर्फ एक सैलरी कमाने का जरिया नहीं है, बाकी मेरे डिजायर ज्यादा है, एक नौकरी से एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। और जब मुझे लगा कि मैं एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन भी चाहता हूँ एक नौकरी से, ना कि सिर्फ एक इनकम, तब मुझे लगा कि सिविल सर्विसेज एक बहुत अच्छा एवेन्यू है इस ड्रीम को परस्यू करने के लिए। जी क्षितिज, हाँ, हमारी जानकारी के अनुसार आपने जो तैयारी की है वो घर पर रहकर ही की है, यानी कि सेल्फ स्टडी की, किसी भी कोचिंग का आपने सहारा नहीं लिया। जबकि यहाँ होड़ लगी है कि हर एक अच्छी कोचिंग को तलाशा जा रहा है, युवा चाहते हैं कि उन्हें कोई अच्छा मार्गदर्शक मिल जाए, लेकिन उसके बावजूद आपने ऐसी किसी भी कोचिंग का सहारा नहीं लिया और खुद की दम पर ये मुकाम हासिल किया है। चलिए, रूपल जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, यूपीएससी टॉपर है, खंडवा की रहने वाली है। रूपल, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस कामयाबी के लिए। रूपल, आपने बड़ी मेहनत की है, तमाम आपकी जो तैयारी हुई है उसको लेकर लगातार अब बधाइयां देने वालों का तांता भी लगा हुआ है। और आपकी इस मेहनत का सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, आप श्रेय किसको देना चाहेंगी? श्रेय तो मैं खुद को देना चाहूंगी और मेरे हार्डवर्क को।
उसके अलावा मेरा हार्ड वर्क कुछ भी नहीं होता अगर मेरी फैमिली का सपोर्ट नहीं होता। तो आई थिंक फैमिली सपोर्ट को मैं बहुत ज्यादा ऊपर रखूंगी। जिस चीज ने मुझे मोटिवेट किया है 2 साल तक पढ़ाई करने के लिए और इस एग्जाम को फाइनली क्रैक करने के लिए। जी रूपल, जब आप तैयारी कर रही थी तो किस प्रकार की आपको परेशानियां गई? कब कभी ऐसा कुछ हुआ कि आपका मनोबल डगमगा गया हो और आपने कहा हो कि अब बस, अब तो मैं ये जो सपना है इसको यहाँ छोड़ती हूँ, और फिर एक बार फिर से आप मोटिवेट हुई हूँ और फिर आपने फिर से तैयारी की और आज ये सफलता आपके पास? एक्चुअली ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था और फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था। तो उस टाइम पर मुझे ऐसा लगा था कि मैंने सब कुछ किया, उसके बावजूद भी ऐसा क्यों हुआ कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। फिर उस टाइम पर मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या मुझसे हो पाएगा, सेकंड थॉट्स आए थे। बट फिर मैंने उस चीज पर फोकस किया कि मेरी वीकनेसेस क्या है, क्यों नहीं हुआ। फिर एनालाइज किया जो पेपर आया था, क्यों मेरा नहीं हुआ, कीज से मैच किया, फिर उन कमियों पर काम किया और फिर आज यहाँ हूँ। रूपल, इससे पहले आप जॉब भी कर रही थी, करीब 22 लाख रुपए का आपका पैकेज था। इतना बड़ा और इतना अच्छा पैकेज छोड़ करके यूपीएससी की तैयारी करना कितना कठिन रहा उस समय पर, और आपके परिवार वालों का उस समय आपके साथ क्या कहना रहा, कैसा उनका साथ रहा? सर, परिवार वालों का साथ तो हमेशा से था और उनका ये था कि ये मेरा चॉइस है, मुझे क्या करना है, मुझे जॉब करना है प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है। तो ये डिसीजन उन्होंने मेरे ऊपर छोड़ दिया था। ये सब बोलते थे कि इतनी अच्छी जॉब है, छोड़कर क्यों आपको ऐसी जॉब की तैयारी करनी है जहां पर शायद आपकी इनकम इतनी नहीं होगी। तो एक वो जैसा कि क्षितिज ने भी मेंशन किया, एक वो डिजायर होता है कि आपको लगता है आप बहुत केपेबल है कुछ और ज्यादा करने के, जिससे सिर्फ किसी क्लाइंट को नहीं पूरी सोसाइटी को फायदा हो। तो आई थिंक ये एक मुझे अंदर हमेशा से डिजायर था कि इंस्टेड ऑफ सिर्फ बड़े बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट्स की मदद करने के अलावा अगर मैं किसी तरीके से नॉर्मल सिटीजन्स की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ तो वो मुझे जरूर करना चाहिए। और यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज के थ्रू एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म मुझे दिया। अक्सर देखा गया है कि कई लोग अच्छा काम करते हैं लेकिन डिमोटिवेट जल्दी हो जाते हैं, तो आपने अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए क्या किया? कौन सा मंत्र आपने अपनाया? बस यही कि मुझे ये सर्विस क्यों करनी है ज्वाइन, क्या मेरा मकसद है। अगर देश सेवा है, अगर समाज सेवा है तो वही मोटिवेशन है। उसके अलावा कोई मोटिवेशन की आई थिंक उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। चलिए क्षितिज, एक बार फिर से आपके पास आऊंगा। लगातार हम देख रहे हैं कि आपके यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, आपको बधाइयां दे रहे हैं। कैसा लग रहा है लोगों से जब बधाइयां मिलती हैं तो? और एक तरह से रिमाइंडर भी है कि क्यों मैं इस प्रोफेशन में आया, क्यों मैंने सिविल सर्विस करने की कोशिश की, कि ये मुझे याद दिलाता है कि मेरा लक्ष्य जनता की सेवा करना है। तो लोगों से मिलके उनसे बात करके हमेशा अच्छा ही लगता है। क्षितिज, आपने अभी कहा कि आपका जो लक्ष्य है वो जनता की सेवा करना है। हम आपकी प्राथमिकता जानना चाहेंगे कि आपकी क्या क्या प्राथमिकताएं रहेंगी जब आप कहीं सर्व करेंगे? जी देखिए, वैसे तो प्रार्थनाएं जिले की रहेंगी, ना कि मेरी, तो उन पर ही मैं काम करना चाहूंगा। पर तो भी अगर मैं कुछ गोल्स की बात करूं जो मैं टेकअप करना चाहूंगा तो वो रहेंगे कि पहले तो युवा के लिए लोकल लेवल पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाना, दूसरा महिलाओं का सशक्तिकरण थ्रू इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, और उसके अलावा जिस हद तक हो सके एक सोशल सिक्योरिटी नेट क्रिएट करना हमारे वंचित वर्गों के लिए थ्रू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। जी चलिए, रूपल जायसवाल, मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक महिला होने के नाते क्या इस प्रकार के कोई चैलेंजेस जाते हैं पढ़ाई में? क्योंकि महिलाओं को अक्सर देखा गया है कि पढ़ाई से ज्यादातर वो जो है उनकी दूरी रहती है, लेकिन जब महिला पढ़ती है तो जरूर नाम रोशन करती है। ओके सर। एक तो पहली बात ये कि आई थिंक प्रॉब्लम इस माइंडसेट में है कि लड़कियां अपनी दूरी पढ़ाई से बनाती हैं। आई थिंक उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं जो कि आई थिंक हम ऐसा समाज, हमें वो सारे कारण हटाने चाहिए। दूसरी बात ये सर, ऐसा नहीं है कि लड़कियां नाम रोशन कम करती है या पढ़ती है, बहुत पढ़ाई करती है तब रोशन करती है। मुझे ऐसा लगता है हमें ये माइंडसेट बनाना चाहिए कि लड़के और लड़कियों इक्वल अपॉर्चुनिटी तो दो, फिर सब अपने बराबर अपनी अपनी जगह पर कंट्रीब्यूट करेंगे, सब अब नाम रोशन कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है स्पेसिफिकली सिर्फ लड़कों को हाईलाइट करना या सिर्फ ये बोलना कि सिर्फ लड़कियों को हाईलाइट करना, हम दोनों को एज अ ह्यूमन बीइंग देखें और हम ये देखें कि दोनों की कैपेबिलिटी, दोनों के सोचने का तरीका, सबकी मेहनत बराबर होती है। सिविल सर्विसेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कोई मेल, कोई फीमेल, कोई ट्रांसजेंडर कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक सिविल सर्वेंट होना चाहिए। ये नहीं देखा जाएगा क्या जेंडर था या टॉप 10 में कितनी लड़कियां हैं, ये बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। आई थिंक ये माइंडसेट हमें हटाना चाहिए। चलिए,
रूपल, जिस प्रकार से जो लगातार हम ये देख रहे हैं कि तमाम अलग अलग प्रदेशों से टॉपर्स की लिस्ट सामने आ रही है, बड़े उत्साही सब नजर आ रहे हैं, लेकिन सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आपने मोटिवेशन से लेकर के तमाम सारी चीजें हमारे सामने वो रखी, किस प्रकार से आपने तैयारी की, लेकिन जो सेल्फ स्टडी लोग करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ जो बच्चे रहते हैं जो तैयारी करते हैं वो कहते हैं कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है और हम कहीं किसी अच्छी कोचिंग में दाखिला नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन आप उनके लिए एक उदाहरण बन सकती हैं, क्षितिज भी उनके लिए एक उदाहरण हो सकते हैं, क्योंकि घर पर रहकर ही उन्होंने तैयारी की और आपने भी तैयारी की और उसके बाद ये मुकाम हासिल कर लिया। तो क्या घर पर रह करके किस प्रकार से तैयारी की जाए, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? सर, मेरे मुताबिक तो सबको अपना अपना कंफर्ट लेवल देखना चाहिए। अगर घर पर रहकर पढ़ाई हो सकती है तो मेरे हिसाब से कोचिंग की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा हमेशा से था कि मुझे एक पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए पढ़ने के लिए। ज्यादा ग्रुप स्टडी या ज्यादा डिस्कशंस ये सब मैं अवॉइड करती हूँ पढ़ते टाइम। तो मेरे लिए घर पर रहकर पढ़ना बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के वो मुझे बेस्ट लगा। पर कुछ लोगों का ऐसा भी होता है, उन्हें ग्रुप डिस्कशंस और ग्रुप में पढ़ाई करके बेटर समझ में आता है, तो वो एक कोचिंग आपको एक वैसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकती है। तो मेरे हिसाब से ये पर्सनल चॉइस है। और अगर किसी को अगर फाइनेंशियल डिफिकल्टीज है और घर पर रहकर पढ़ाई करनी है तो यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, बहुत सारे ऐसे मेंटर्स हैं जो फ्री में या बहुत ही कम अमाउंट चार्ज करके सबको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। मैंने खुद ने मोस्टली फ्री में बहुत सारे यूट्यूब के रिसोर्सेज एक्सेस किए हैं, वो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन हो या मेंस की प्रिपरेशन हो, और बहुत बहुत इतने अच्छे अच्छे रिसोर्सेज हैं कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि शायद कोचिंग की जरूरत ना ही पड़े। चलिए, जो छात्र तैयारी कर रहे हैं क्षितिज, अब आप भी उनके लिए एक सक्सेस स्टोरी के रूप में वहां पर पढ़े जाएंगे, उन आपसे लोग प्रेरणा लेंगे। आप उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं? उनके लिए बस यही संदेश रहेगा कि आप हमेशा कंसिस्टेंट रहिए, क्योंकि ये जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है मैराथन है, तो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आई वुड से कंसिस्टेंट रहिए, हमेशा मोटिवेटेड रहिए, आप जैसे भी मोटिवेटेड हो सकें। जैसे मैं अपनी एंजाइटी को दूर करने के लिए हठ योग किया करता था, सुबह से शाम में हठ योग करता हूं। और उसके अलावा अपने सपोर्ट सिस्टम को हमेशा अपने करीब रखें, चाहे आपके माता पिता या आपके फ्रेंड्स आपके सपोर्ट सिस्टम हो, आप उनके करीब बने रहें। यही मेरी एडवाइस रहेगी। क्षितिज, अक्सर देखा गया है कि कई बार प्री और मेंस निकल जाता है, लेकिन इंटरव्यू में लोग रह जाते हैं। तो इंटरव्यू में खुद को मोटिवेट रखने के लिए और इंटरव्यू कैसे क्रॉस किया जाए, किस प्रकार के क्वेश्चंस वहां आएंगे, ये जिज्ञासा सबके मन में रहती है। इंटरव्यू आपका कैसा रहा और उसका कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा इंटरव्यू के दौरान, किस प्रकार के आपसे सवाल किए गए? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो इंटरव्यू प्रोसेस होता है वो काफी कंफ्यूजिंग भी होता है, क्योंकि प्रीलिम्स या मेंस के तुलना में इसका कोई फिक्स सिलेबस नहीं है, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है और काफी सब्जेक्टिविटी होती है। जो जानकारी आप बोर्ड को देते हैं वो उन पर ही आप सवाल पूछा करते हैं, तो एक सब्जेक्टिविटी तो रहती है, पर यही कोशिश होना चाहिए कि आपके बेसिक्स, आपके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे से तैयार हों, आप एक वेल अवेयर इंडिविजुअल हों जो करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। और अगर एक की एडवाइस अगर मैं किसी को दे सकूं इंटरव्यू के लिए, तो मैं बस कहूंगा ऑथेंटिसिटी ओवर एनीथिंग एल्स। आपका ऑथेंटिक होना और ऑनेस्ट होना आपकी सबसे बड़ी क्वालिटी होगी इंटरव्यू में, क्योंकि आप उनको जाके ब्लफ नहीं कर सकते। ये बहुत एक्सपीरियंस मेंबर्स होते हैं यूपीएससी के, जो इमीडिएटली पहचान लेते हैं अगर आप कोई इनसिंसियर जवाब देते हैं। तो यानी कि ऑनेस्ट रहना सबसे जरूरी है, यानी कि सत्यता और सरलता होना बड़ा जरूरी है, आवश्यक है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा आपने कहा, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटीज हैं इंटरव्यू में। और जैसा बोर्ड खुद भी कहता है, ये नॉलेज का टेस्ट नहीं है, ये आपके कैरेक्टर का, आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है, क्योंकि इसको कहा ही पर्सनालिटी टेस्ट जाता है। तो बहुत जरूरी है कि आप अपनी पर्सनालिटी को नेचुरली उभर के आने दें इंटरव्यू में, ना कि कॉन्वर्सेशन किसी एक तरह से मोल्ड करने की कोशिश करें। चलिए, यही मेरा सवाल रहेगा रूपल आपसे भी, किस प्रकार से आपका इंटरव्यू रहा और इंटरव्यू जब आप देने जा रही थी तो क्या आपके मन में जो चीज़ें थी वो उथल पुथल लोगों के अक्सर मन में होती है कि इंटरव्यू जाएंगे, कैसा इंटरव्यू रहेगा। बड़ी हमारी जो आशाएं होती है वो इंटरव्यू से जुड़ी होती हैं, क्योंकि बस एक ये आखिरी मुकाम है जिसको पाना है और हम अपनी सफलता की सीढ़ी चढ़ जाएंगे। पहले तो मैं क्षितिज की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आपको एकदम नेचुरली अपनी पर्सनैलिटी वहां पर उभर कर आने देनी चाहिए। और जहां तक कि एक मनोभाव की बात है कि उस टाइम पर क्या आपकी फीलिंग्स होती है, तो जब आप यूपीएससी भवन में एंट्री ले रहे होते हो, एक बहुत गर्व महसूस होता है कि यहाँ तक आने के लिए आपने कितनी मेहनत करी है। और अगर आप आज एक इंटरव्यूई बनकर भी उस भवन में जा रहे हो तो भी वो बहुत बड़ी बात है। तो एक तो उस चीज को अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है, खुद को अप्रिशिएट करना चाहिए कि आपने बहुत मेहनत करी है जो आप यहाँ तक पहुंचे हैं। तो उससे आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट आपका बन जाएगा इंटरव्यू के पहले। और इंटरव्यू बोर्ड के पास जाने से पहले वो बाहर आपको एक चेयर पर बैठने को बोलते हैं। उस चेयर पर बैठकर, ना वहां पर आपके पास कोई रिसोर्सेस होते हैं ना कुछ होता है,
वहां पर बैठकर बस मैं यही सोच रही थी कि अंदर किस तरीके का बोर्ड मिलेगा, कैसे पैनल मेंबर्स होंगे, क्या क्वेश्चंस पूछेंगे। तो मैं कोशिश कर रही थी अपने दिमाग को इस तरीके से डायरेक्ट करने की कि मैं वहां पर एक प्यून बैठे थे, मैं उनसे बात करने लगी, तो मैंने अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्ट कर दिया ताकि अंदर जाने से पहले ही मेरे अंदर वो बात करने वाली, कॉन्वर्सेशन बनाने वाली चीज आ जाए। फिर जब मैं अंदर गई तो फिर बहुत नेचुरली मेरा कॉन्वर्सेशन बोर्ड मेंबर्स के साथ हुआ। ऐसा लग नहीं रहा था कि वो इंटरव्यू है, एक कॉन्वर्सेशन की तरह मैंने उसे लिया। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नर्वस नहीं होना चाहिए पैनल मेंबर्स के सामने, क्योंकि वो पहचान जाते हैं कब आप नर्वस और कब आप स्ट्रेस्ड हो रहे हो। तो वो उसी चीज को जज करने के लिए वहां पर बैठते हैं। और अगर आप उनके सामने ये बता देते हो कि आप नहीं हैंडल कर पा रहे हो प्रेशर, तो आई थिंक वो एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। तो वहां अंदर जाकर आपको बिल्कुल अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है और ये इतने साल की पढ़ाई आपकी जो है उस पर बिल्कुल विश्वास दिखाना जरूरी है। जी रूपल, अभी आपने बताया कि आप ये अपने जो आपको जो सफलता मिली है उसका श्रेय आप अपने आप को देते हैं, अपने परिवार को देते हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति की जीवन में एक कोई ऐसा एक खास व्यक्ति होता है जो हमेशा उसको मोटिवेट करता है और ज़रूर वो कहता है कि नहीं आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। एक व्यक्ति वो जैसे हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद दिलाने में जामवंत जी का बड़ा रोल रहा है, तो आपके जीवन का जामवंत कौन रहा है? वैसे मैं अपने आप को लकी कहूंगी कि एक कोई जामवंत नहीं है मेरी लाइफ में बहुत सारे जामवंत हैं। तो वो एक मेरे हिसाब से मैं बहुत लकी कंसिडर करती हूँ उसको कि ऐसा है। और मोस्टली मैं ऐसी एक चीज है मेरे दिमाग में कि मैं हमेशा अपने आप को पॉजिटिव माइंडेड लोगों से सराउंड करके रखती हूँ। तो अगर कोई मुझे नेगेटिव फीलिंग्स या नेगेटिव वाइब्स दे रहा है तो मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें कुछ गलत बोलूं, बट मैं उनसे दूरी बना के रखती हूँ। तो एक प्रिपरेशन करते टाइम सबसे अच्छे आपके जामवंत वो लोग हो सकते हैं जो ट्रूली आपके वेल विशर हैं, जो आपको कभी ये नहीं बोलेंगे कि आप इतने टाइम से पढ़ रहे हो, आपका हो क्यों नहीं रहा है, या वो आप कभी उनसे बात करने जाओगे तो वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि और पढ़ाई कैसी चल रही है। वो आपसे जनरली पूछेंगे कि आप कैसे हो, कैसा लग रहा है, क्या चल रहा है। तो ऐसे लोगों से अपने आप को सराउंड करें तो वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए और आपकी प्रिपरेशन के लिए, दोनों के लिए हेल्पफुल रहे। तैयारी के दौरान समय का बड़ा महत्व होता है, टाइम का मैनेजमेंट कैसे किया जाए? सर ये क्वेश्चन मेरे से पूछ रहे हैं? जी आपसे रूपल। जी सर। सर टाइम मैनेजमेंट देखा जाए तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हर दिन आप कम से कम 7 से 8 घंटे पढ़ाई करें। कोशिश मेरी तो यही रहती थी कि वैसे क्वांटिफाई नहीं कर सकते हो आप अपनी प्रिपरेशन को, बट मेरे हिसाब से सर मिनिमम 7 आवर्स एवरी डे इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उतना टाइम आप दो। जरूरी नहीं है कि आपको 10 या 12 घंटे पढ़ाई करनी है और 2 घंटे आपने छुट्टी ले ली, 2 दिन आपने छुट्टी ले ली, ऐसा नहीं कर सकते। आपको हर दिन पढ़ाई करनी है, कम से कम 7 घंटे पढ़ाई करनी है। और आप चाहो तो आप रोज वॉक कर सकते हो, कोई एक ऐसी हॉबी अपना सकते हो जिससे आपको फ्रेश फील हो, जिससे आप थके ना। योगा कर लीजिए या गाना गा लीजिए या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लीजिए। ऐसा कुछ एक चीज दिन में हमेशा करनी चाहिए। अनुशासित होना पड़ेगा। जो लक्ष्य तय किया गया है उसमें किस प्रकार से आप तैयारी करने वाले हैं उसके लिए एक पूरा खाका, एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा और उस पर आपको चलना पड़ेगा। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद और आने वाले जीवन के लिए आपको बहुत शुभकामनाएं। तो यूपीएससी में मध्य प्रदेश के 45 से ज्यादा युवाओं को कामयाबी मिली है। छत्तीसगढ़ के भी 6 से ज्यादा युवाओं ने सफलता हासिल की है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swadeshlive.com पर।